हेलो फ्रेंड्स, मैं अमल कृष्ण जीके लेक्चर वर्ल्ड चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको जीके के फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स, सभी के वैल्यूएबल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी जरूरी बातें होंगी उनकी पूरी एनालिसिस होगी। इस चैनल पे इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि जो एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस होगा, गैर जरूरी फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट पर फोकस ना के बराबर होगा। पूरा का पूरा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड होगा। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर भारत का संविधान, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, भारतीय संविधान की रूपरेखा, भारतीय संविधान का प्रारूप पर आधारित होगा। इस टॉपिक को 5-6 पार्ट में पूरा करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ संविधान से संबंधित सारी बातों पर डिस्कशन किया था। संविधान क्या है, संविधान का प्रारूप, संविधान के बनने की प्रक्रिया, वो सब संबंधित बातों पर पहले पार्ट में हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था। तो आप उससे आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा था वो देख लेंगे। तो इस दूसरे पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आपको बताया गया है कि संविधान, हमने पिछले पार्ट में बताया था कि संविधान एक सतत विकास की प्रक्रिया है। हम फ्रेंड्स अगर नए हों चैनल पे आप लोग, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले कोई भी वैल्यूएबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले आपको बताया कि संविधान एक सतत विकास की प्रक्रिया है। हमारा संविधान परिवर्तनशील है। जैसे हर सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा भारतीय संविधान भी साल आवश्यकता के अनुसार संशोधित होते रहते हैं। अब तक 1950 के बाद भले ही हम लोगों ने ना स्वतंत्रता ना गणतंत्रता के 100 वर्ष पूरे किए हों, लेकिन हमारा संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। अपडेटेशन की प्रक्रिया आगे भी अनवरत वक्त और परिस्थितियों के अनुसार चलती रहेगी, क्योंकि हमारा संविधान बड़ा दिल वाला, उदार हृदयी और परिवर्तनशील है। कुछ बेसिक हैं संविधान के जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समयानुसार परिवर्तित होती रहेंगी। संविधान ब्रिटिशर्स के पहले भी थे, जो सत्ताधीन लोग थे उनका भी अपना संविधान था। बिना संविधान के कोई भी सामाजिक व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। चारों ओर अराजकता का माहौल हो जाएगा, चाहे वो मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो या गुप्तोत्तर काल हो, दिल्ली सल्तनत हो या मुगलिया सल्तनत हो। सभी कालखंड में शासन प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, जिसके लिए सबों ने अपना अपना एक विधान बना रखा था। सभी का विधान ही तय करता था। राजा हो या सुल्तान हो, मंत्री हो या सेनापति हो, सिपह सलार हो या आम आवाम हो, किसको क्या अधिकार है, किसका क्या कर्तव्य है, उसी अनुसार विधि विधान के दायरे में रहकर ही अपना काम सबको करना होता था। तो संविधान एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। हम लोगों ने उस पर पहले पार्ट में भी चर्चा किए थे, इस पार्ट में भी चर्चा की है। हाँ, इससे एक इस बात पर जरूर आपको बताएंगे कि जो भारत का संविधान, आज का जो है संविधान, वो संविधान की जो विकास की प्रक्रिया है, उस विकास की प्रक्रिया में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी कुछ एक्ट दर एक्ट, साल दर साल, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम तक में बहुत सारे एक्ट जो पास किए, उस एक्ट का भी जो आज का हमारा संविधान है उसमें कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि अभी जो आज का हमारा भारतीय संविधान है, जिसमें कि जो 395 अनुच्छेद हैं, उसमें से अप्रॉक्स लगभग 250 के आसपास ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय शासन अधिनियम के एक्ट से शब्दशः हुबहू कहें, या तो उसमें कुछ छेड़छाड़ कर या तोड़ मरोड़ कर या हेराफेरी कर उसी को उठा लिए गए हैं। तो इसलिए जो आज का भारतीय संविधान है उसमें ब्रिटिशर्स द्वारा जो बनाए गए समय समय पर एक्ट हैं, उसका भी कुछ न कुछ योगदान माना जा सकता है। और जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं उसमें बहुत सारे विदेशी स्रोत भी हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का जो था वो है। और वो उसमें बनाने में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का चाहे किसी का कोई योगदान नहीं था, वो लगभग पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे। तो वो सबसे बड़ा स्रोत है आज के भारतीय संविधान, जो भी हम लोग उसमें रह रहे हैं। तो हम लोग को भारतीय संविधान के विकास में जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम तक, हम लोग को उस सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक शॉर्ट फैक्ट्स देखे थे, इसमें उस पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध कोंगेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कस गया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए थे, जो भारतीय संविधान के विकास की निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक सीढ़ियाँ तो बनी है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसकी मुख्य बातें में कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तथा साथ ही साथ कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट आया। उस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए रखा गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों के लिए रखा गया। फिर 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। पहले उसे कंपनी ही देते थे, लेकिन बाद उस 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के थ्रू भारतीय राजस्व में से कंपनी के सदस्य हों, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हों या कर्मचारी हों, वो सबको भारतीय राजस्व इंडियन रेवेन्यू में से देने की व्यवस्था कर दी गई। फिर उसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कोई भी कंपनी जब किसी देश में काम कर रही होती है तो उसको एक अधिकार पत्र मिलता है कि कितने साल के लिए आपको दिया गया है यहाँ काम करने का, तो उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के जो एक अधिकार था उसको छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। अब था कि कोई भी ब्रिटिश का दूसरी कंपनियां भी भारत में आकर काम कर सकती थी, न कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही। फिर कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, तो वही हुआ। फिर 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। सारा अधिकार समाप्त हो गया कंपनी का। अब कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ आराम से अपना व्यापार कर सकता था ब्रिटिशर्स। अब कंपनी आकार ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। मतलब कि अब जो कंपनी थी वो कंपनी ब्रिटिश सरकार की एक तरह से मान के चली कि एक एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, न कि एक कंपनी के तौर पर। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। विधि आयोग की सबसे पहले नियुक्ति की व्यवस्था की गई वो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। फिर 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर, पहले क्या होता था कि कोई भी सर्विस जो होती थी उसमें कंपनी के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता था, नामजदगी, जिसे आप नामजदगी कह सकते हैं, नामजदगी कर दिया जाता था। लेकिन उस सभी महत्वपूर्ण पदों को जो नामजदगी का सिद्धांत था उसको समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ये 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में लाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत उस समय से हुई। फिर 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम भारत का शासन कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1897 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसके बाद कंपनी हिल गई थी। ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था कि अब कंपनी का पैर वहाँ से उखड़ चुके हैं, अब बहुत मुश्किल है कि कंपनी ज़्यादा दिन तक वहाँ तक टिक पाएगी। तो इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अब सारा शासन अपने हाथ में ले लिया कंपनी से। फिर भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। फिर 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, उसके थ्रू गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली, डिपार्टमेंटल प्रणाली, जो आज सुनते हैं कि ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, वो सारी प्रणाली का प्रारंभ 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो आज अध्यादेश जारी करती है सरकार, वो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 ईस्वी के एक्ट में। फिर गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान की गई। फिर 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। उसके बाद बहुत ही चर्चित 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे आप लोग मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते होंगे, वो आया। वो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया। ये सवाल बार बार कोई परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कोई भी परीक्षा में, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रबंध किसमें किया गया था, तो वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई।
फिर उसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कि आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ये भी चर्चित एक्ट था। उसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित होते थे तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्य 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इनमें सिर्फ एक ही अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को था। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे वित्त हो, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि से आरक्षित विषय में आते थे। और हस्तांतरित विषय में आते थे शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहण दान आदि। इसमें था कि आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय जो थे उनका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता था। फिर द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। फिर 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इसमें एक अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कंपनी के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आ पाया। फिर प्रांतीय स्वायत्तता मिली। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, विदेशी संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायी था। फिर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई 1935 ईस्वी के एक्ट में। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल मतलब समझ सकते हैं लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसमें स्थापित की गई। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के ही पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया 1935 में। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका और बल्कि विस्तार किया गया, बल्कि आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसको जरूर याद रखिएगा कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के एक्ट में। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। फिर आया 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएँ थी। इसमें इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे, जैसे 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत में पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा था भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में से गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के साथ की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं दोनों देशों में संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चित करने का या अपने भावी संबंधों को किससे बेहतर कर सकते हैं उसकी करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उसके बाद जितने भी देशी रियासतें थे उन लोगों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार उस समय निर्णय किया कि हमें भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। तो फ्रेंड्स, इस ढंग से हम लोग का संविधान जो आज है, जिसमें कि 250 के आसपास ऐसे अनुच्छेद हैं 395 में, जो भारतीय शासन अधिनियम जो है 1935 का, उसी से लगभग हूबहू मान के चलिए कि हूबहू या थोड़ा बहुत चेंज करके लगभग वही उठा लिए गए हैं। और भी बहुत सारे स्रोत हैं जिससे भी लिए गए हैं, उस पर जब आगे विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा।
तो लेकिन इतना तय जरूर है कि जो भी भारत का संविधान बना उसमें जो ब्रिटिशर्स ने जो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो एक्ट पास किए हैं उसमें से उसका भी कुछ न कुछ योगदान जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो का लेक्चर का टॉपिक यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। अभी जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है, इसमें लगेगा 5-6 पार्ट में होगा तभी जाकर पूरा होगा। अगर एक पार्ट में थोड़ा बहुत आपको फैक्ट्स बता दें, थोड़ा बहुत नॉलेज दे दें और फिर उसके बाद इस पार्ट को क्लोज कर दें, आप लोग को भी एक मोटिवेशन हो जाएगा कि चलिए हम लोगों ने तो भारतीय संविधान क्लियर कर लिया। और उसके बाद एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन कहीं कहीं से उठेगा, मिस कर जाएंगे, तो फिर आप लोग को भी झुटका होगा कि भाई कई साल लोग हैं पढ़ा देते हैं और कहते हैं कि एक ही टॉपिक में सब क्लियर हो गया, फिर क्वेश्चन मिस कर जा रहे हैं। इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको 5-6 पार्ट में क्लियर करेंगे कि आप इससे संबंधित कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठे आप लोग एग्जाम में कम से कम मिस मत कीजिए। बस ये 5-6 पार्ट को आप अच्छा से दिख जाइए तो निश्चित तौर पर एग्जाम को हिट करके आइएगा आप, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो इसलिए दूसरा पार्ट है, इसका भी और 3-4 पार्ट आएगा जिसमें है कि पूरा संविधान के बेस से संबंधित जितना भी चीज़ है सबको आपको पूरा तरह से क्लियर करा देंगे। आपको इधर उधर फिर इधर कोई नया वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5-6 वीडियो को आप पूरा भोर पी जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। आपको हमारा प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें। अभी आपको जितने भी इस चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगे उस चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।